अ, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे इकोनॉमिक्स थ्रू क्वेश्चंस। और ये जो है मनी एंड बैंकिंग सीरीज का चौथा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम गवर्नमेंट बजटिंग को डिस्कस करेंगे। अ, आज सारे क्वेश्चंस जो भी मनी एंड बैंकिंग में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच गए थे, तो मैंने उन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस उठा करके ऐसे 10 सवाल निकाले हैं जो कि काफी बेसिक लेवल के हैं। उनके आने के चांसेस हाई है। तो आज का क्वेश्चन रिलेटिवली इजी है, अगर हम लास्ट लेक्चर के से कंपेयर करें तो। और इसे सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और काफी छोटे से भी सवाल है ये सारे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय। ये जो क्वेश्चन आया है 2018 में आया है। ऑल्दो उस समय इसलिए आया था क्योंकि गवर्नमेंट्स ने काफी सारे रिफॉर्म्स लिए थे उस ईयर के आसपास में। और एनपीए इशू जो था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम काफी ज्यादा उस समय था। तो उस बैकग्राउंड में ये क्वेश्चन आया था और उस ईयर के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी था। तो ये जो है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न बैंक। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो हो जाएगा। जो पीजे नायक कमिटी था, जो पीजे नायक कमिटी था, उसने रिकमेंड किया था कि ये जो है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ chairmen should be given to an independent body। और इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, ये रिकमेंड किया गया था वो इंटरफेरेंस ना हो। इसलिए जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का जो क्वेश्चन था वो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को दे दिया गया। और इससे इससे ये स्टेप इसलिए लिया गया था ताकि जो बैंक्स के मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनलिज्म आए, वहां पर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। इसलिए बैंक बोर्ड्स ब्यूरो लाया गया था। हाउएवर जो फाइनल से होता है वो फिनांस मिनिस्ट्री का है। तो अगर किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का कोई चेयरमैन को अपॉइंट करना, एमडी को अपॉइंट करना है, और सपोज कि फिनांस मिनिस्ट्री को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो इंटरवीन कर सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि दे आर सेलेक्टेड बाय, देन आंसर इज बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मर्जर ऑफ बैंक्स। अभी आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे बैंक्स को मर्ज किया गया है। जैसे एसबीआई था, एसबीआई के बहुत सारे सब्सिडियरीज थे, जैसे एसबीआई पटियाला हो गया, हैदराबाद हो गया। तो इन सभी को मिला कर कर एक एसबीआई कर दिया गया। जो पहले डिस्टिंक्शन था वो चीज को हटा दिया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि मर्जर ऑफ बैंक्स विल हेल्प इन better handling of bad loans, optimum utilization of risks, optimum utilization of sorry assets, और sorry resources। तीसरा है इट विल रिजल्ट इन मोर जॉब क्रिएशन। और चौथा है इट विल रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क विच विल बी बेनिफिशियल। तो अब क्या है कि विच हाउ मेनी ऑफ द स्टेट अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये थोड़ा सा एनालिटिकल है बट काफी इजी सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट है इट विल हेल्प इन बेटर हैंडलिंग ऑफ बैड लोन्स। अभी क्या होता है कि अगर सारे बैड लोन्स एक जगह अगर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तो हम एक एक्सपर्ट एजेंसी के थ्रू कोई भी बैंक जो है उसको अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अभी जब बैड लोन्स छोटे छोटे बैंकों के पास होते हैं, तो उनके पास अ, इतना एफिशिएंसी या फिर हम कहें कि प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है कि उन बैड लोन्स को हैंडल कर पाए अच्छे से। और वो सिंस वो छोटे होते हैं तो वो प्रोफेशनल्स को हायर भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बैंक्स को मर्ज कर देंगे, जब उनका साइज बड़ा हो जाएगा, तो एक तो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो जाएगा, उस बैड लोन्स का सुपरविजन इजी हो जाएगा और उसका रिजोल्यूशन भी रिलेटिवली इजी हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है।
दूसरा है इट विल लेड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये भी सही है, क्योंकि सपोज कि एक ही मार्केट में दो बैंक खुले हुए हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। अगर सपोज दो बैंक्स खुले हैं, दोनों ही आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं और सेम रिसोर्सेस फ्रेगमेंट हो रहे हैं, तो वहां पे दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सपोज कि अगर उन दोनों बैंक्स को मर्ज कर देते हैं, तो फिर वो अच्छे टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, दोनों अच्छे से फैसिलिटीज दे पाएंगे। तो वहां पर क्या होगा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस भी होगा। तीसरा है इट विल रिजल्ट इन मोर जॉब क्रिएशन। अब ये गलत है। अब इस स्टेटमेंट को देख लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सपोज कि जहां पर पहले दो बैंक था, दो बैंक होगा, सपोज कि एक मार्केट है, उसमें दो बैंक है। दो बैंक है यानी कि मैनेजर होगा, मैनेजर वन, दोनों बैंक का एक एक मैनेजर होगा। लेकिन हम दोनों बैंक को मर्ज कर देते हैं, तो फिर एक ही मैनेजर का जरूरत होगा। तो फिर वहां से जॉब क्रिएशन में चैलेंजेस आएंगे, और जरूरी नहीं है कि ज्यादा जॉब बने। तो यह स्टेटमेंट गलत है। चौथा है इट विल रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क विच विल बी बेनिफिशियल। ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। हाँ, एक तरह से आप देखो कि हाँ, अगर सारे रिस्क एक जगह है तो मॉनिटर करना आसान होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि अब सपोज कि पहले छोटे छोटे बैंक्स थे, तो एक बैंक फेल होता था तो उसका रिपल इफेक्ट सारे बैंक्स पे नहीं जाता उतना। लेकिन अब तीन या चार बड़े बैंक है, अगर उसमें से एक भी फेल हो जाता है रिस्क के वजह से, तो उसका सीवियर इम्पैक्ट पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क है वो बेनिफिशियल नहीं होता है। रिस्क जितना डाइवर्सिफाइड हो उतना अच्छा है। तो ये जो है चौथा स्टेटमेंट वो गलत है। इसका आंसर वन एंड टू हो जाएगा, तो आंसर ओनली टू होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई। Governor is an agent of board of directors. He draws his power from board of directors. Board of directors appoints governor of RBI. अब ये जो स्टेटमेंट, अब इसे देखते हैं। How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, or none of the above? अब इसका आंसर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। Is governor an agent of board of directors? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे कि अगर आप कोई नॉर्मल कंपनी होता है, वहां पर जो एमडी होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ही अपॉइंटेड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर के एमडी अपॉइंट करते हैं। तो एमडी के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है कंट्रोल काफी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये नहीं है। क्योंकि ये जो है गवर्नर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उसका अपॉइंटमेंट ना ही बोर्ड ऑफ उसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये भी गलत है। दूसरा, ये जो है गवर्नर होता है, ये अपना पावर डायरेक्टली आरबीआई एक्ट से उठाता है, 1934 यहां से उठाता है, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो यहाँ पर जो है ये भी तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। चौथा क्वेश्चन है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। इसका मतलब क्या होता है? दीज आर लोन्स मींट फॉर क्लीन एनर्जी, renewable sector, restructured for renewable sector, one loan extended to another to enable borrower to pay back the previous one. Expected that entry of large corporates in banking sector will reduce evergreening of loans. अब इसमें देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही जो बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स का मतलब क्या होता है। अगर आप ऐसे तुक्का मारोगे तो बहुत चांसेस है कि आप इससे मार दो,
क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल सेक्टर को। लेकिन अगर आप पेटेंट एक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी एक होता है एवरग्रीनिंग, जिसमें कि ये ड्रग्स में काफी ज्यादा, दवाइयों में काफी ज्यादा कॉमन टर्मिनोलॉजी है। इसमें भी क्या करते हैं कि सपोज कि किसी दवाई का पेटेंट खत्म होने वाला है, तो उसमें दवाई कंपनियां क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ एडिशन कर दिए और फिर अ, उसको चले जाते हैं कि मेरा फिर से पेटेंट कर दो और फिर से ये 20 साल के लिए कोई भी इसे बना ना पाए। तो वहां पर एवरग्रीनिंग चलता है दवाई कंपनियों में। वैसे ही हमारे बैंक्स में भी एवरग्रीनिंग होती है। इसमें क्या करते हैं कि सपोज कि एक डेप्टर है, उसने लोन लिया है, अब उस लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है। तो अब उसका क्या होगा कि वो एनपीए बन जाएगा, क्योंकि वो लोन को रिपे, जो भी उसका जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर पा रहा है। तो वो पे नहीं कर पा रहा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। तो बैंक्स कई बार क्या करते हैं कि जो है ना उसे फिर से एक लोन दे देते हैं, यानी कि पुराने लोन को पे करने के लिए बैंक्स बोरोवर को फिर से एक नया लोन देते हैं कि आप उस लोन को यूज करके पुराना वाला लोन को पे कर दो। इसे हम कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। और ये जो है चौथा स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड एंट्री ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट्स विल रिड्यूस, नहीं, ये गलत है। सपोज कि एक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसने बैंक खोल दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी वहां से डिपॉजिट्स एक्यूमुलेट हुए हैं उससे वो खुद को फंड कर लेगा। अब क्या हुआ कि सपोज कि वो लोन को रिपे नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा, सिंस जो बैंक है वो उसी के कंट्रोल में है, तो फिर से उसी प्रोजेक्ट के लिए और लोन ले लेगा। तो सिंस उसका कंट्रोल अपने बैंक पे ज्यादा होगा, तो एवरग्रीनिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे जब ये लार्ज कॉर्पोरेट्स उसमें एंटर कर जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चांसेस है, जरूरी नहीं हो कि हो, लेकिन सिंस यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड ये भी है कि एवरग्रीनिंग बढ़ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इट वाज सेट अप post global financial crisis of 2008. It is a statutory body. It is headed by the governor of RBI. Its member includes heads of various financial sectors, regulators like IRDA, SEBI, PFRDA. और लास्ट स्टेटमेंट है, it deals with issues like financial stability, financial literacy, financial inclusion, etc. Then how many of the above statements are correct? Only one, only two, only three, or all four statements are correct? तो अब इसके सॉल्व करते हैं। ये जैसे होते हैं ना, एफएसटीसी, ये बॉडीज, ये सारे टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो सिंस हम इकोनॉमिक्स को भी रिवाइज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एफएसडीसी है। उसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी, या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, सेंट्रल ग्राउंड वाटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो इस टाइप के जो है ना बॉडीज, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रीलिम्स में देखा गया कि एक आध बॉडी वो उठाकर पूछ लेते हैं, या तो डायरेक्टली एक बॉडी पे पूछ दिया या फिर किसी स्टेटमेंट पे, बट ऐसे बॉडीज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब पहला स्टेटमेंट है, इट वाज सेट अप पोस्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। तो ये सही है, इसको 2010 में सेटअप किया गया था। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टेटूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप किया गया हो। तो ये गलत है। इट इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, नो, ये फिनेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। चौथा है, इट्स मेंबर इंक्लूड्स हेड्स ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, ये भी सही है। इट डील्स विथ इश्यूज लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिटरेसी, इंक्लूजन, सही है। तो यहाँ पर टोटल दो स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज रेगुलेटेड बाय,
मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर होगा सी, आरबीआई। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं ये रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड दोनों बाय आरबीआई होते हैं। ये आज जो आपका नरसिम्हन कमिटी था उसने रिकमेंड किया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करने के लिए। ये क्या करते हैं, जो लोन्स या क्रेडिट्स जो बैंक खुद से रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच देते हैं। और ऐसे कंपनीज जो होते हैं वो बैड जो जो बैड लोन्स होते हैं उसको फिर से वापस पाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसलिए ये कुछ डिस्काउंट पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होते हैं वो बैड लोन्स को कुछ डिस्काउंट पर खरीदते हैं और फिर उससे जो हमारे डेब्टर होते हैं उनसे पैसे को रिकवर करते हैं। अब ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेटमेंट हो गया है, बट ये जो है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था अराउंड, ये जो लास्ट मंथ हुआ है 30 सितंबर को, 69th बीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिक डेफिनेशन पे खेला था उन्होंने और काफी अच्छा क्वेश्चन था वो। Bankruptcy is a situation when an individual or company is unable to pay its debt. Insolvency is a legal procedure for liquidating a business or an individual's property who are unable to pay debt. Insolvency professionals are regulated by Insolvency and Bankruptcy Board of India. Information utilities are regulated by Information, Insolvency and Bankruptcy Board of India. IBC 2016 shifted responsibility to initiate resolution process upon debtor. It needs 50% majority to pass resolution plan by committee of creditors. अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट्स यहाँ पर थोड़े ज्यादा हो गए, बट मैंने ट्राई किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसीज का उसे मैक्सिमम जो भी एरिया है इस टॉपिक से रिलेटेड उसको कवर किया जाए। इसलिए स्टेटमेंट्स थोड़े ज्यादा हो गए इसमें कि 6 स्टेटमेंट है। जनरली 4 या 5 स्टेटमेंट तक ठीक होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, बैंक्रप्सी इज अ सिचुएशन व्हेन इंडिविजुअल or company is unable to pay its debt, and insolvency is a legal procedure for liquidating a business or individual's property who are unable to pay debt. ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली दोनों का डेफिनेशन को एक्सचेंज कर दिया गया है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी अपना जो उसने उधार लिया है, लोन लिया है, अगर उसको रिपे नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन को, लोन रिपे नहीं करने के कंडीशन को हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। और बैंक्रप्सी क्या होता है कि जब एक लीगल प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाता है कि अ, अगर सपोज जिस जो लोन पे नहीं कर पा रहा है तो उसके पास कुछ कोलेट्रल होगा, तो वो उसके एसेट्स को लिक्विडेट किए जाने के प्रोसेस को हम बैंक्रप्सी कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी एक स्टेज है जिसमें कि एक आदमी पैसा को वापस नहीं दे पा रहा है, और बैंक्रप्सी उस स्टेज के बाद का प्रोसेस है जहां पर कि लीगल प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है पैसे को रिकवर करने के लिए। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर रेगुलेटेड बाय आईबीबीआई, ये सही है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, ये जो भी एसेट्स होता है उसको मैनेज करने का काम इनका होता है, और ये सब रिजोल्यूशन प्लान्स भी बनाते हैं। उस रिजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का काम होता है, और वो रेगुलेट होते हैं आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सिमिलरली इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आर रेगुलेटेड बाय आईबीबीआई, ये भी सही है क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होते हैं जो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, या फिर जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, सपोज कि एनसीएलटी है, कोई भी इन्वॉल्व है, उसको इंफॉर्मेशन देने का काम होता है, वो भी आईबीबीआई ही रेगुलेट करेगा। अब पांचवा स्टेटमेंट है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 शिफ्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनिशिएट रिजोल्यूशन प्रोसेस अपॉन डेब्टर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको है ना बेसिक आइडिया बिहाइंड आईबीसी कोड समझना होगा।
अब पहले क्या होता था, जब आईबीसी कोड नहीं था, तो सपोज कि एक आदमी है जो लोन को रिपे नहीं कर पा रहा है, तो रिजोल्यूशन प्लान होता था, रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होता था, वो हमेशा जिस आदमी ने लोन लिया है वो इनिशिएट कर सकता था। जिसने लोन दिया है, यानी कि बैंक्स जो है, वो वो रिजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कर ही नहीं पाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो रिकवरी ऑफ लोन्स होता था या फिर लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स, ये सभी काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था। इसी चीज को देखते हुए आईबीसी कोड लाया गया था। उसमें क्या हुआ कि जो ओनस था, या फिर हम बोले कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रिजोल्यूशन प्रोसेस हमेशा डेब्टर ही स्टार्ट करेगा, वो राइट जो है वो क्रेडिटर को भी दे दिया गया। यानी कि अब डेब्टर या क्रेडिटर दोनों में से कोई भी इस रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क शिफ्ट था कि रेजोल्यूशन प्रोसेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेब्टर से बढ़ाकर क्रेडिटर को भी दे दिया गया था। अब फिर है छठा स्टेटमेंट, इट नीड्स 50% मेजोरिटी टू पास रेजोल्यूशन प्लान बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब ये भी गलत है, ये होता है 66%। इसमें क्या होता है कि जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ने जो भी रिजोल्यूशन प्लान बनाया है, तो उस रिजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कंसीडर करते हैं। और अगर वो 66% मेजोरिटी के साथ पास कर देते हैं, तो वो रेजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट होता है, नहीं तो एसेट को लिक्विडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ही सही हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अब यह है क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। It refers to process pricing of goods and services between two related companies. Advance pricing agreement is a tool to deal with transfer pricing. Advance pricing agreement is signed between a taxpayer and at least one tax authority. It helps in reducing tax disputes. ये काफी इजी सा क्वेश्चन है और ये सारे बन जाने चाहिए, इसमें गलत होने जैसा कुछ है नहीं। तो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है? सपोज कि इंडिया में सपोज कि इंडिया में हम एक कंपनी सेट करते हैं। एक कंपनी ए है जो कार बनाती है, और इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है जापान में, बी। ए जो है वो बी का सब्सिडरी है। अब सपोज कि कार बनाने में इसको चाहिए था इंजन। ये क्या किया, अपना पेरेंट कंपनी जो बी है वहां से जाकर के इंजन को परचेज कर लिया। अब सपोज कि सिंस जो कंपनी ए है वो बी का ही पार्ट है, तो ये क्या करेगा, सपोज कि इसको टैक्स देना था 100 रुपया कंपनी ए को, कि भाई आपने इतना 100 रुपया का प्रॉफिट कमाया है तो 100 रुपया टैक्स दो। तो ये क्या करेगा, कंपनी ये बोलेगा कि इंजन का जो जी है ना दाम वो बढ़ गया है। इंजन का दाम जो पहले 10 रुपया था अब 40 रुपया हो गया, तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो घट करके 20 रुपया रह गया है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि इंजन का दाम बढ़ा कुछ नहीं है, बस उसने जानबूझकर दाम बढ़ा दिया, क्योंकि एनीवे जो पैसा है वो तो एक ही कंपनी है, पेरेंट कंपनी के पास ही जा रहा है। तो कंपनी को तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन जो टैक्स एजेंसी है उसको बहुत लॉस हो जाएगा, गवर्नमेंट को लॉस हो जाता है इसमें। तो इस चीज को रोकने के लिए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट लाया जाता है। अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है, जो कि ये कंपनी है, कंपनी ए, और जो गवर्नमेंट है और टैक्स अथॉरिटी है, वो दोनों एक डील साइन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एडवांस प्राइसिंग कोट किया जाता है कि भाई हम जो है इंजन को इतने रुपए पर खरीदेंगे अगले 5 साल के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी सर्टेनिटी हो रहता है, और जो कंपनीज है उनको भी सर्टेनिटी रहता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज उन्हें हैरेस नहीं करेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि सिंस दोनों में कोऑर्डिनेशन हो गया, तो टैक्स डिस्प्यूट्स जो है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 9वां क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन 2014 में
पूछा गया था। तो वेंचर कैपिटल का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उसमें जो भी कुछ होते हैं फिनांसर्स, वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वैसे स्टार्टअप्स में, न्यू एंटरप्रेन्योर्स में, तो उसी को हम वेंचर कैपिटल कहते हैं। तो ये आंसर बी हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आजकल अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, borrowing from public to finance a budget deficit, borrowing from banks to finance a budget deficit, creating new money to finance a budget deficit. अब इन सब में अगर आप देखोगे तो जो सबसे इन्फ्लेशनरी है वो डी होगा। मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो होता है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट जो है, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज खत्म हो गया मनी एंड बैंकिंग, खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग को डिस्कस करेंगे। तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, गवर्नमेंट बजटिंग को।